हेलो एंड वेलकम टू जी बिजनेस। आप देख रहे हैं बीमा एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा। देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ ने हजारों परिवारों की जिंदगी प्रभावित की है। ऐसे टाइम में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर घर, दुकान, वाहन, फसल या कारोबार को नुकसान हुआ तो क्या बीमा से मुआवजे के लिए बीमा कंपनियों का जो शर्तें होती हैं और जो नियम होते हैं, कानून होते हैं, उसके बाद क्या पूरा क्लेम मिल पाएगा। इसी बीच IRDAI ने असम के बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए सभी बीमा कंपनी को क्लेम सेटलमेंट में तेजी लाने के निर्देश भी दे दिए हैं। तो आखिर बाढ़ में किस तरह का नुकसान बीमा के दायरे में आता है, एक ये सवाल बनता है। इसके आगे सवाल बनता है कि क्लेम करते टाइम पर किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। अगर बीमा कंपनी क्लेम में देरी करती है या मना कर देती है तो पॉलिसी होल्डर के पास क्या ऑप्शन बचते हैं। आम लोगों को ऐसी जो प्राकृतिक आपदा है उससे पहले कौन कौन सी तैयारी करके रखनी चाहिए बीमा के लिए। इन्हीं सभी सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर मेंबर ऑफ IRDAI नीलेश साठे सर। हेलो सर, वेलकम टू जी बिजनेस। नमस्कार। सर, IRDAI ने असम बाढ़ को देखते हुए बीमा कंपनियों को क्लेम जल्दी निपटाने का निर्देश दिया है। तो ऐसे मामलों में कंपनियों को क्या-क्या कदम उठाने होते हैं और पॉलिसी होल्डर्स जो होते हैं उनको क्या फायदा मिलता है? जब भी प्राकृतिक आपदा आती है, तो ये हर एक की ज़िम्मेदारी होती है, विशेषकर सरकार की और रेगुलेटर्स की, कि ये इंश्योर करे कि जो दावे हैं, क्लेम्स जो है, उसका जल्द से जल्द निपटारा हो। पहले चेन्नई में फ्लड आया था कुछ साल पहले, तब भी IRDA ने ऐसे ही निर्देश दिए थे सारे इंश्योरेंस कंपनीज़ को। जब भी ऐसी आपदा आती है, नैसर्गिक या प्राकृतिक आपदा, तब ऐसे निर्देश दिए जाते हैं। वजह यह है कि बीमा धारक जो है उनको जल्द से जल्द अपने दावे की रकम मिल सके। तो ये जो बताया गया है बीमा कंपनियों को, वो अब ये देखिए कि किन स्थितियों में ये दावा मिल सकता है। दावा निपटाए, जल्दी से जल्दी दे, ये बात अलग है, मगर नुकसान जो है ये प्राकृतिक आपदाओं में, वो किन चीज़ों का हो सकता है। जैसे बाढ़ आ गई सडनली, तो दुकान में पानी घुस गया, दुकान में माल था, वो सारा गीला हो गया, तो वो नुकसान हो गया। घर है, मकान है, वो मकान क्षतिग्रस्त हो गया, वो नुकसान हो गया। कार है, व्हीकल है, वो पानी में चला गया, तो वो व्हीकल का इंश्योरेंस जो है उसमें क्लेम मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से ये प्राकृतिक आपदाओं में जिन चीज़ों का नुकसान होता है उनको अगर कवर करने वाली बीमा पॉलिसी आपने ली है तो नुकसान मिलता है। क्या है कि एक लोगों को लगता होगा कि हम फ्लड का बीमा ले लेंगे, अगर बाढ़ आ गई तो उसमें हमें राहत मिलनी चाहिए। इस प्रकार का बीमा नहीं मिलता है अगेंस्ट फ्लड, ये नहीं मिलेगा बीमा। ये हो सकता है सरकार लेगी सब लोगों के लिए, क्योंकि अगर बाढ़ आएगी तो सिर्फ तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, आजू-बाजू वाले हजारों का नुकसान होगा। राइट। तो इसलिए इस प्रकार की पॉलिसी नहीं मिलती, ये पहले ध्यान में रखना चाहिए। मगर एग्जिस्टिंग पॉलिसी जो है उसमें जो नुकसान कवर किया हुआ है, जैसे कुछ पॉलिसीज है वो बाढ़ जैसा नुकसान कवर भी नहीं करती है। जैसे हमारी होम ओनर्स पॉलिसी होती है कि अगर नेचुरल कोर्स में अगर कुछ मकान को अगर क्षति पहुंची तो वो कवर करने के लिए होम ओनर्स पॉलिसी, उसमें ये बाढ़ कवर्ड नहीं है। ये पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये पहले देखना पड़ेगा कि बाढ़ से होने वाला नुकसान उस पॉलिसी में कवर्ड है क्या। अगर है तो जरूर जल्द से जल्द उसका निपटारा होना चाहिए। जैसे हम कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस कार का लेते हैं, व्हीकल का जो नॉर्मल लेते हैं, तो उसमें बाढ़ कवर्ड है, यानी बाढ़ में अगर क्षतिग्रस्त हो गई कार तो उसका कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस अगर लिया हुआ है तो आपको जरूर मुआवजा मिलना चाहिए। तो किस प्रकार के बीमे में ये कवर्ड है ये पहले देखना चाहिए और फिर उसका क्लेम जल्द से जल्द मिले। अब क्लेम जल्दी दीजिए ये कहना आसान है। 2005 के 26 जुलाई में जब मुंबई में बाढ़ आई थी सांता क्रूज एरिया में, तब हजारों व्हीकल्स जो है वो पानी के नीचे चली गई थी। अब हर व्हीकल के लिए स्पेयर पार्ट्स वही लगने हैं जो कि उपलब्ध ही नहीं है, क्योंकि स्टॉकिस्ट जो रहता है उसके पास भी
वो स्पेयर पार्ट्स जो है, इंजन रिलेटेड स्पेयर पार्ट्स जो लगे उस समय, वो थे ही नहीं, तो जल्द से जल्द निपटारा करे, यानी क्या करे? गाड़ी गैरेज में भेज दे, तो कितनी गाड़ियां गैरेज में रह सकती है? ये भी प्रॉब्लम था। तो कहना आसान है कि जल्द से जल्द निपटारा कीजिए, होना भी चाहिए, मगर ये उतना आसान नहीं है। तो सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि अ, अगर मान लीजिए कि कौन-कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर क्लेम नहीं मिलता है? मतलब आपने ये तो बताया अभी कि ये आपको देखना होगा कि कौन-सी इंश्योरेंस पॉलिसी होगी जो इस तरह का क्लेम कवर करती है, क्योंकि डायरेक्टली कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बताती है कि हम प्राकृतिक आपदा का जो भी नुकसान होगा उसको कवर करेंगे। तो वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन कौन-सी ऐसी सिचुएशन होती है अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो क्लेम नहीं मिलता? नहीं, क्लेम नहीं मिलता, यानी अगर कवर्ड है तो मिलने की संभावना है। अच्छा। अगर ये नैसर्गिक आपदा जो है वो कवर्ड नहीं है, हुँ, तो नहीं मिलेगा। और सिर्फ आपदा कवर करने के लिए अगर आप सोचो कि जैसे फॉरेन में है, अमेरिका में वगैरह हुँ, हरिकेन करके जो हुँ, ये आता है ना, क्या कहते हैं उसको, हिंदी में मुझे शब्द याद नहीं आ रहा है। हरिकेन आता है तो मकान क्षतिग्रस्त हो हुँ, जाते हैं। हुँ, हुँ। वो कवर्ड है क्योंकि उसके लिए एक स्पेशल पॉलिसी ओके। डिज़ाइन की हुई हुँ, है। हुँ, हुँ। मगर वैसे इंडिया में कोई संभव नहीं है, तो ये देखना चाहिए कि जी। हमारी पॉलिसी में ये हो सकता है क्या? हुँ, अगर होता है तो कवर कर लीजिए। हुँ। जिससे जैसे आपने बोला कि हरिकेन होता है, जो साइक्लोन आता है, चक्रवात जिसे कहते हैं, साइक्लोन, तो वो हरिकेन होता आता है, है, तो हाँ। वहाँ पर ऐसा है तो वो कवर हो जाता है। तो अगर वो अभी कवर इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है, फ्लड मानसून आते ही फ्लड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सर ऐसे टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अगर रिजेक्ट कर दे या कम भुगतान करे या लंबे टाइम तक फैसला ना करे, तो क्या ग्राहक के पास कुछ कानूनी और कुछ नियामकीय ऑप्शन भी होते हैं? क्या IRDAI या इंश्योरेंस जो है वहाँ से जो कंपनीज़ होती हैं उनके कस्टमर केयर्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे डोमेन बने हुए हैं, कुछ ऐसे पोर्टल हैं जहाँ से क्या सहायता ली जा सकती है? बिल्कुल सही है आपका कहना कि अगर सिर्फ़ इस प्रकार के क्लेम अगर रिजेक्ट होते हैं या डिले होते हैं तो नहीं, किसी भी प्रकार का क्लेम अगर इंश्योरेंस कंपनी देने से इनकार करती है, जो बीमा धारक को लगता है कि मेरा लेजिटिमेट क्लेम है, हुँ, हुँ। तो उसके लिए ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि कुछ कंपनीज़ ने इंटरनल ओम्बुड्समैन रखे हुए हैं हुँ, आईआरडीए के कहने के मुताबिक। आईआरडीए ने अभी ये कंपल्सरी नहीं किया है इंश्योरेंस कंपनीज़ को, हुँ। मगर फिर भी कुछ कंपनीज़ ने वॉलंटरीली ये कदम उठाया है। जी। तो इंटरनल ओम्बुड्समैन के पास आप अपनी शिकायत जो है वो दर्ज कर सकते हो। जहाँ इंटरनल ओम्बुड्समैन नहीं है, वहाँ आईआरडीए ने ओम्बुड्समैन अपॉइंट किए हैं। साधारणतः हर राज्य में एक तो है ही। बड़े राज्य जैसे हैं महाराष्ट्र, उसमें 2 या 3 भी हैं। तो उनके पास आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हो और वो शिकायत दर्ज करने के बाद उन्होंने 3 महीने के अंदर इसके ऊपर फैसला सुनाना है। और वो जो फैसला सुनाएगी, ओम्बुड्समैन की संस्था जो है वो जो फैसला सुनाएगी, उसके ऊपर इंश्योरेंस कंपनी को अपील करने की सुविधा नहीं है। वो बाध्य है। अगर ओम्बुड्समैन ने कहा कि इनको 5 लाख का क्लेम देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा। मगर समझो आप यानी एज़ अ कस्टमर सैटिस्फाइड नहीं हो कि मुझे तो लगता है मेरा तो 10 लाख का पॉलिसी था, मेरा तो 10 लाख का नुकसान हो गया, तो मुझे 10 लाख मिलना चाहिए था, ओम्बुड्समैन ने मुझे 5 लाख का ही मुआवज़ा दिया है। तो आपके पास ये ऑप्शन ज़रूर है कि आप कंज़्यूमर कोर्ट में जा सकते हो या हाई कोर्ट में जा सकते हो, ओम्बुड्समैन के डिसीजन के खिलाफ। तो ये एक प्रावधान उसमें है और ओम्बुड्समैन में ये देखा गया है कि कई फैसले ओम्बुड्समैन ने ग्राहकों के हित में दिए हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा है और उसके लिए ना कोई फ़ीस है, ना कोई कोर्ट स्टैम्प फ़ी है, ना एफ़िडेविट के लिए ₹100 का स्टैम्प लेना पड़ता है, कुछ नहीं। सीधे प्लेन पेपर पे आप अपना जो लग रहा है आपको कि मुझ पे कैसे अन्याय हुआ है, वो आप लिख के भेजिए, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके पास है तो वो दीजिए और ओम्बुड्समैन के पास फिर उसका हियरिंग होता है, आपको बताना पड़ेगा कि कैसे मेरा नुकसान हुआ है
और क्यों मुझे ये क्लेम मिलना चाहिए। हाँ, तो बेसिकली ऐसे प्लेटफ़ॉर्म भी हैं कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, इंश्योरेंस क्लेम में रिजेक्ट होता है, देरी होती है, तो आप वहाँ पर जाकर शिकायत भी कर सकते हैं और प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं। एक सवाल और है सर कि इंश्योरेंस क्लेम करने का जो सही प्रोसेस है वो क्या है? नुकसान होने के कितने टाइम के अंदर बीमा कंपनी को इन्फॉर्म कर देना चाहिए? कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स और जो फ़ोटोज़ हैं वो रखना अभी कंपल्सरी है, ज़रूरी है, जो कि काम आएगा इंश्योरेंस के टाइम पर? पहली बात तो ये है, एविडेंस बहुत मायना रखता है कि अगर एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट का एविडेंस होना चाहिए। राइट। तो क्या एविडेंस होता है? तो पुलिस पंचनामा होता है, एफआईआर होता है, हुँ, फोटो लोग खींचते हैं, आजकल कैमरा हर एक के पास मोबाइल में हुँ, कैमरा है तो उसके फोटो खींचते हैं। हुँ, तो ये एविडेंस अगर है आपके पास कि सही में एक्सीडेंट हुआ है, तो क्लेम मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। और फ्लड अगर आया है समझो, हुँ, तो उसका एविडेंस तो पेपर में भी मिलता है, हुँ, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी खबरें आती है हुँ, कि फलाना इलाके में कई वाहन जो है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, पानी में चले गए हैं, उसके फ़ोटो भी रहते हैं। तो जितना एविडेंस आपके पास है, वो आसान होता है आपको क्लेम मिलने में। कई जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं, घर में भी फ्लैट स्कीम में भी नीचे सीसीटीवी लगे हुए रहते हैं, तो उसका भी शूटिंग जो है, वो भी आप प्रोड्यूस कर सकते हो। तो एविडेंस होना बहुत आवश्यक है। सिर्फ़ ये कहने पे होगा नहीं कि मेरी गाड़ी यहाँ पार्क थी और पानी चला गया, तो गाड़ी का क्लेम नहीं किया, ये नहीं। कुछ एविडेंस उसमें होना ज़रूरी है। कितने दिनों के अंदर? जनरली ये कहा गया है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल, जल्द से जल्द। मगर 7 या 15 दिन के अंदर वो पॉलिसी में लिखा हुआ होता है कि कितने दिनों के अंदर आपने क्लेम देना है। मगर समझो कुछ ऐसी स्थिति निर्माण हुई है कि 7 दिन में या 15 दिन में आप नहीं कर पाए, तो भी इसका वेवर होता है। नहीं होता ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपने क्लेम लेट सबमिट किया तो हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। बात ये ज़रूरी है, ये देखना ज़रूरी है कि जेन्युइन क्लेम हो और रीज़न जो है डीले का वो भी जेन्युइन हो। तो ओम्बुड्समन भी कई बार इस प्रकार की जो शिकायतें आती है उसमें सिर्फ़ डिले हुआ है, इसके कारण वो क्लेम रिजेक्ट नहीं करता है। तो बेसिकली कि एविडेंस बहुत ज़रूरी है और एविडेंस बना के रखने चाहिए। ऐसी अगर कोई भी आपदा आती है या कोई एक्सीडेंट होता है, आप मोटर व्हीकल एक्ट ले लीजिए या इस तरह के नेचुरल डिज़ास्टर से होने वाले नुकसान ले लीजिए, सब में किसी भी तरह के नुकसान में आपको एविडेंस बना के रखना होगा। आपने अगर इंश्योरेंस लिया है तो आपको एविडेंस दिखाने होंगे तभी आपको उसका क्लेम मिलेगा। एक चलते-चलते सवाल और मैं पूछना चाहूँगी सर, जो लोग ऐसे बाढ़ प्रभावित एरिया में रहते हैं जहाँ पर बहुत से लोग ऐसे अर्थक्वेक जहाँ पर बहुत ज़्यादा आता है ऐसी जगह पर रहते हैं, भूस्खलन वगैरह लैंडस्लाइड जो पहाड़ों वाले एरिया में रहते हैं, उन लोगों को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? किस तरह की पॉलिसी लेनी चाहिए? किस तरह से उनको फाइनेंशियली पॉलिसीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर से बचा जा सके या लगभग जो क्लेम है, जो नुकसान की भरपाई है वो तो की जा सके? क्या है, इस प्रकार का बीमा जो होता है ना, वो एक तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लेना चाहिए हुँ, या स्टेट गवर्नमेंट ने हुँ, लेना चाहिए हुँ, या जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने लेना हुँ, चाहिए। और जो प्रॉपर्टी टैक्स लेते हो, उसके साथ इसका भी प्रीमियम जोड़ दीजिए। राइट। 1000-1200 रुपए वो लेते हो, उसमें से 50 रुपए ये भी ऐड कर जी, जी। लीजिए। मगर क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि ये पॉलिसी सिर्फ़ एक बंदे का नुकसान नहीं कवर कर राइट, सकती। राइट। और होता भी है नुकसान, जैसे भूस्खलन में हुआ हुँ, या समझो अर्थक्वेक में हुआ, तो कई लोगों का नुकसान होगा। तो इसलिए कई लोगों को कवर करना चाहिए, ताकि क्या है कि अल्टीमेटली इंश्योरेंस होता क्या है? स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क, कि भाई मेरा नुकसान नहीं हुआ, कोई हर्ज नहीं है, मगर किसी का नुकसान हुआ तो उसके लिए मैं मददगार साबित हुआ, क्योंकि आपके प्रीमियम से ही वहाँ क्लेम जाएगा ना, इंश्योरेंस कंपनी कहाँ से क्लेम देगी? तो ये जितने ज़्यादा लोग कवर हो पाएँगे, उतना इंश्योरेंस कंपनी रिस्क कवर कर पाएगी। तो इसलिए मैंने कहा कि जैसे नागालैंड गवर्नमेंट ने एक बीमा लिया था, अभी है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, कि वो अर्थक्वेक के कवर करने के लिए लिया था। क्योंकि वहाँ पे काफ़ी कई बार अर्थक्वेक से मकान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट अगर लेगी तो फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कवरेज होगा, तो इंश्योरेंस कंपनी का भी नुकसान जो है, वो स्प्रेड हो जाएगा। तो इंडिविजुअल लेने के बजाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या
स्टेट गवर्नमेंट इन्होंने इसमें आगे हाथ बढ़ाना चाहिए। राइट, राइट, क्योंकि इस तरह की जो आपदा आती है उसमें बहुत सारे लोगों का एक साथ नुकसान होता है, किसी एक बिल्कुल, इंडिविजुअल का नहीं होता और एक हुँ, इंडिविजुअल को कोई बेनिफिट देकर भी बहुत बड़ा भरपाई नहीं होगी क्योंकि नहीं होता। कई लोगों का इकट्ठा जो है वो नुकसान हुआ है। तो गवर्नमेंट बॉडीज़ को इस बारे में सोचना चाहिए और बिल्कुल, उन लोगों को ऐसा कोई या तो लाना चाहिए ऐसा कोई बीमा जो पूरे एरियाज़ में होता हो, जो हर एक पर्सन को मिले जिसको भी नुकसान हो, उसके लिए अलग से एक रकम जो है एक अलग से प्रीमियम जो कि सब भरें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे बिल्कुल, बहुत ज़्यादा वास्ट लेवल पे जो प्रॉब्लम होती है उसको कम किया जा सके। करेक्ट। तो थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, अपना टाइम देने के लिए और बताने के लिए कि इस तरह की बाढ़ जो होती है या नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं, आपदाएँ होती हैं, उनसे अगर आपके पास कोई भी नुकसान हुआ है तो कैसे भरपाई कर सकते हैं, किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह के एविडेंस इकट्ठे करने चाहिए। थैंक यू सो मच सर बताने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो फिलहाल के लिए आज के बीमा एक्सप्रेस पे इतना ही। फिर से हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे, एक और इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट एपिसोड में हमारे एक्सपर्ट से आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए जी बिज़नेस।